तो आज हमारे सामने पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी लिस्ट और उसका एक एनालिसिस। ये जानकारी हमें सीधे सरकार के गृह मंत्रालय से मिली है, तो मतलब एकदम पक्की है। बिल्कुल। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस साल देश के असली नायक कौन है और ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। बिल्कुल। और इसका शीर्षक ही देखिए, कितना कुछ कहता है, राष्ट्र के रत्नों का सम्मान। हाँ। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ असाधारण, कुछ अलग काम किया है। तो हमारा मकसद यही होगा कि हम सिर्फ नाम ना पढ़ें, बल्कि उनके पीछे की कहानी और इन पुरस्कारों का जो असल महत्व है उसे समझें। सही कहा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और जो मोटी मोटी जानकारी है जो इस साल के आंकड़ों को हमारे सामने रखती है, पहली नजर में सबसे बड़ा आंकड़ा क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा आंकड़ा है 131 का। 131। जी, यानी साल 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है। ये दिखाती है कि देश के अलग अलग कोनों से और अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। और इन 131 पुरस्कारों को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो शायद इनकी अहमियत के क्रम को भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं। 113। ये जो वर्गीकरण है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक पिरामिड की तरह है अगर आप सोचें तो। अच्छा। हाँ, पद्मश्री का आधार सबसे चौड़ा है, मतलब ये सम्मान ज्यादा लोगों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। फिर उससे ऊपर आता है पद्म भूषण, जो कम लोगों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। और फिर सबसे ऊपर और शिखर के सबसे करीब पद्म विभूषण, ये सिर्फ गिने चुने लोगों को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यहाँ एक छोटी सी पर मुझे लगता है जरूरी बात लिखी है, ड्यूओ केसेस के बारे में। हाँ, युगल मामले। बताया गया है कि लिस्ट में 2 ऐसे मामले हैं जहां पुरस्कार को गिना तो एक ही गया है, लेकिन सम्मान 2 लोगों को मिला है। जी, ये एक खास व्यवस्था है जब 2 लोग, जैसे मान लीजिए पति पत्नी या कोई 2 सहयोगी, मिलकर किसी एक ही मिशन पर काम करते हैं। अच्छा। और उनका योगदान बराबर का होता है, तो उन्हें अलग अलग पुरस्कार देने के बजाय एक साथ संयुक्त रूप से एक ही पुरस्कार दिया जाता है, ताकि उनके उस साझा प्रयास को सम्मान मिले। बिल्कुल। और आगे एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी आने वाली है इसी डुओ केस की। तो ये तो हुई कुल संख्या की बात, लेकिन इन 131 में सबसे प्रतिष्ठित है पद्म विभूषण। देखते हैं इस साल देश के ये सर्वोच्च सम्मान किसे मिले हैं। और यहाँ एक बात पहली नजर में ही ध्यान खींचती है। क्या? 5 में से 3 पद्म विभूषण विजेता केरल से हैं। ओह, ये तो काफी बड़ा अनुपात है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। और देखिए, स्रोत में भी लिखा है कि यह सार्वजनिक जीवन और साहित्य में उस राज्य के गहरे प्रभाव को दिखाता है। ये बात तो सोचने वाली है। क्या इसका मतलब ये है कि इस साल केरल से जो नामांकन आए वो बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत थे? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में केरल में जो काम हुआ है उसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल रही है। चलिए नामों पर नजर डालते हैं, शायद उससे कुछ और अंदाजा लगे। हाँ। पहला नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल का, जिन्हें हम सब जानते हैं। बिल्कुल। उन्हें कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। उनके बाद है सुश्री एन राजम, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, एक बहुत बड़ी वायलिन वादक है। जी। और फिर आते हैं केरल के वो 3 नाम। श्री वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। उनके बाद श्री केटी थॉमस, सार्वजनिक मामलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, अपने बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे? और फिर हैं श्री पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर आप देखें, केरल से जो तीनों नाम हैं वो सार्वजनिक जीवन और साहित्य के स्तंभ रहे हैं। सही बात है, ये उस आंकड़े को और पुख्ता करता है। बिल्कुल। चलिए अब पद्म विभूषण से एक स्तर नीचे आते हैं, पद्म भूषण पर। यहाँ का शीर्षक बड़ा अच्छा है, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और यहाँ हमें अलग अलग क्षेत्रों का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। कला जगत से 2 बड़े नाम हैं, सुश्री अलका याग्निक और श्री ममूटी। एक गायकी की दुनिया से, दूसरी अभिनय की। दोनों ने दशकों तक लोगों को प्रेरित किया है। सही कहा। फिर उद्योग जगत से एक बहुत बड़ा नाम है श्री उदय कोटक,
बैंकिंग की दुनिया को बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वैसे अक्सर पद्म पुरस्कारों में सामाजिक कार्यकर्ताओं या कलाकारों को ज्यादा तवज्जो मिलती है। एक बैंकर को पद्म भूषण मिलना, क्या ये किसी बदलते ट्रेंड का संकेत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है हाँ, ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण की जो परिभाषा है ना, वो अब और व्यापक हो रही है। आर्थिक जगत में एक मजबूत और एक नैतिक संस्था खड़ी करना भी देश सेवा का ही एक रूप माना जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। आगे सार्वजनिक मामलों में 2 मजबूत राजनीतिक हस्तियां हैं। झारखंड से श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत और उत्तराखंड से श्री भगत सिंह कोश्यारी। और फिर खेल जगत से एक ऐसा नाम है जो वो कहते हैं ना, विंबलडन के सुनहरे दौर की याद दिलाता है। श्री विजय अमृतराज जी, वो अब अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत उन्हें सम्मानित कर रहा है। ये बात भी भारत के अपने प्रवासियों के साथ जो रिश्ता है उसे दिखाती है। इस पूरी लिस्ट में एक कहानी है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सी? यह है अबुझमाड़ के डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गढ़बोले की। इनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो सच में लगा कि सेवा और समर्पण आखिर होता क्या है। ये वही डुओ केस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, यही है वो? हाँ, एक पति पत्नी की जोड़ी जिन्हें उनके साझा संघर्ष के लिए एक साथ पद्मश्री मिला है। इनकी कहानी असाधारण है। असाधारण से भी बढ़कर। सोचिए जरा, 37 साल तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। 37 साल! और वो भी कहाँ? अबुझमाड़ के उन जंगलों में जहां जाने के नाम से आज भी लोग डरते हैं, जहां ना सड़क है न बिजली। और ये कोई आसान काम नहीं था। स्रोत में साफ लिखा है, मीलों पैदल चलकर मेडिकल कैंप लगाते हैं। कल्पना कीजिए, वो पति पत्नी अपनी पीठ पर दवाइयों का, उपकरणों का बोझ लादे, नदी नाले पार करते हुए उन गांवों तक पहुंचते होंगे जहां शायद कभी कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। बिल्कुल। 37 साल, ये 1-2 साल का जुनून नहीं है। नहीं, ये पूरी जिंदगी की साधना है। सही कहा। ऐसी कहानियां ही इन पुरस्कारों को असल मायने देती हैं। ये हमें बताती हैं कि हीरो सिर्फ वो नहीं होते जो पर्दे पर दिखते हैं। असली हीरो तो ऐसे गुमनाम कोनों में चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जरा मैदान के बाजीगरों पर नजर डालते हैं। हाँ, खेल जगत से भी इस साल कई बड़े नाम हैं। बिल्कुल। भारतीय सितारे श्रेणी में क्रिकेट से रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर का नाम है। पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों को बराबर का सम्मान मिला है, जो एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और क्रिकेट के अलावा हॉकी की दीवार कही जाने वाली सविता पूनिया और पैरा एथलेटिक्स से प्रवीण कुमार का नाम भी है। ये बहुत जरूरी है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को और पैरा खेलों को भी पहचान मिले। हाँ। लेकिन इस सेक्शन में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है सॉफ्ट पावर ग्लोबल वाली श्रेणी। अच्छा। इसमें जॉर्जिया के एक नागरिक श्री व्लादिमीर मिस्वेदिका का नाम है, जिन्हें मरणोपरांत सम्मान दिया गया। एक विदेशी नागरिक को भारत के पद्म पुरस्कारों में जगह मिलना, ये क्या दर्शाता है? ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। सॉफ्ट पावर। इसका मतलब है कि भारत का प्रभाव अब सिर्फ कूटनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे खेल दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। श्री व्लादिमीर का भारतीय खेलों से जरूर कोई गहरा जुड़ाव रहा होगा, जिसे देश ने सम्मानित करने का फैसला किया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं वैश्विक दोस्ती का प्रतीक है। तो विजेताओं की कुछ खास कहानियों के बाद अब जरा 2026 के पुरस्कारों के बड़े ट्रेंड्स पर बात करते हैं। स्रोत में 3 मुख्य रुझानों को हाईलाइट किया गया है। पहला है 19 महिलाएं। ये संख्या महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि चयन प्रक्रिया में लैंगिक समावेशिता का ध्यान रखा जा रहा है। सुशीला अम्मा जो सामाजिक कार्य करती हैं और सुश्री सोमा सिंह कला से, ऐसे नाम उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। ये जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा ट्रेंड है 6 विदेशी या NRI। जी, हमने विजय अमृतराज और व्लादिमीर की बात की। इसके अलावा डॉक्टर नौरी दत्तात्रेय USA और प्रो फ्लेयर्स क्रिश्चियन जर्मनी के नाम भी हैं। तो ये दिखाता है कि पद्म पुरस्कार अब सही मायनों में एक ग्लोबल सम्मान बनता जा रहा है। बिल्कुल। और तीसरा ट्रेंड है 16 मरणोपरांत पुरस्कार। ये भी एक अहम बात है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के योगदान को उसके जीवन काल में उतनी पहचान नहीं मिल पाती। ये ट्रेंड दिखाता है कि सरकार उन लोगों को भी याद कर रही है और उनके योगदान को सम्मानित कर रही हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल। पीयूष पांडे, सतीश शाह जैसे नाम इसी श्रेणी में हैं। इन सब बातों को समझने के बाद अब उस पिरामिड पर वापस आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, सम्मान का पिरामिड। ये इन सम्मानों के पूरे क्रम को बहुत आसानी से समझाता है। हाँ, ये बहुत काम का है। सबसे नीचे है पद्मश्री, विशिष्ट सेवा के लिए।
यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपने कुछ खास काम किया है तो आप इसके हकदार हो सकते हैं। उससे ऊपर है पद्म भूषण, यहाँ उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा लिखा है। हाँ, उच्च कोटि शब्द जुड़ जाता है, मतलब योगदान का स्तर और ऊंचा होना चाहिए। फिर आता है पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। यहाँ असाधारण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक्सेप्शनल। हाँ, यानी ऐसा काम जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, जो वाकई में एक्सेप्शनल हो। और इन सब के शिखर पर है भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह पिरामिड एक नजर में ही इन पुरस्कारों की पूरी व्यवस्था और उनके महत्व के क्रम को दिमाग में बिठा देता है। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इन पुरस्कारों का सफर हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा? हाँ, इनके इतिहास में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, अगली जानकारी उसी इतिहास के पन्नों से है। शुरुआत 1954 में हुई थी। तब आज की तरह 3 अलग-अलग नाम नहीं थे। नाम एक ही था, पद्म विभूषण, लेकिन उसके 3 वर्ग थे, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग। फिर ठीक 1 साल बाद 1955 में इसे बदला गया और आज के जो नाम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, वो रखे गए। तो ये एक बड़ा और जरूरी बदलाव था जिसने हर पुरस्कार को एक अलग पहचान दी। बिल्कुल, लेकिन ये सफर लगातार नहीं चला, बीच में 2 बार रुकावट भी आई। हाँ, 1978-79 में मोरारजी देसाई सरकार के समय इन्हें निलंबित कर दिया गया था। जी, उस समय इन पुरस्कारों को लेकर कुछ राजनीतिक और वैचारिक मतभेद थे। और फिर दूसरी बार 1993 से 97 के बीच कुछ जनहित याचिकाओं, मतलब PIL के कारण इन पर रोक लगी, जहां इनकी वैधता और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। तो ये इतिहास हमें बताता है कि ये पुरस्कार भी समय के साथ विकसित हुए हैं और इन पर बहस भी होती रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इन रत्नों को चुना कैसे जाता है? प्रक्रिया क्या है? ये सबसे अहम हिस्सा है और प्रक्रिया को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बताया गया है। अच्छा। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है नामांकन, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर किसी भी योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों या मंत्रालयों तक सीमित नहीं है। नहीं, अगर हमारे आसपास कोई डॉक्टर गडबोले जैसा हीरो है तो हम खुद उसका नाम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, यही इसे लोकतांत्रिक बनाता है। फिर दूसरा चरण है समिति का। प्रधानमंत्री एक पद्म पुरस्कार समिति बनाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इस समिति में सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं होते, जैसे कैबिनेट सचिव या गृह सचिव, बल्कि इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के कई जाने-माने विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। जी, यही समिति हजारों नामांकनों में से कुछ 100 नामों की सिफारिश करती है। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण, मंजूरी। हाँ, समिति की सिफारिशों के बाद अंतिम फैसला भारत के राष्ट्रपति का होता है। उनकी मोहर लगने के बाद ही गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन नामों की घोषणा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के नीचे एक बहुत जरूरी बात लाल रंग में लिखी है, जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। कौन सी? महत्वपूर्ण, इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि, कैश प्राइज नहीं दी जाती। ये सिर्फ एक सम्मान है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता होगा कि शायद कोई बड़ी रकम मिलती होगी। हाँ, लेकिन ये पुरस्कार किसी के काम की कीमत नहीं लगाता। इससे पद्म पुरस्कार 2026 की एक बहुत ही साफ और गहरी तस्वीर उभरती है। सिर्फ आंकड़े और नाम नहीं, बल्कि उनके पीछे के ट्रेंड्स, डॉक्टर गडबोले जैसे गुमनाम नायकों की कहानियां, एक लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया और एक गौरवशाली इतिहास। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे ये पुरस्कार सिर्फ प्रसिद्ध लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वालों को भी पहचान दे रहे हैं। कैसे ये भारत की सीमाओं से बाहर भी अपनी पहुंच बना रहे हैं, और क्या कहते हैं, कैसे ये समय के साथ खुद को बदल भी रहे हैं। इस पूरी जानकारी को खंगालने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। नामांकन प्रक्रिया अब आम नागरिक के लिए खुल चुकी है। हम सब किसी को भी नामांकित कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, ये पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्हें समिति पहचान पाती है, लेकिन हमारे और आपके समाज में हर गली, हर गांव में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बिना किसी पहचान की चाह के चुपचाप अपना महान योगदान दे रहे हैं। शायद हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन गुमनाम नायकों को पहचानें, उनकी कहानियों को जानें और उन्हें राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। क्या पता हमारे एक नामांकन से किसी असली रत्न को उसका हक का सम्मान मिल जाए।